हैव रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। शेयर योर स्क्रीन ऐप, और हम एक ऐप में जाएंगे MI Canvas। Okay. So I hope so screen is visible to everyone. हाँ सर। Okay, great. तो A से लेके E तक that comes under the controlled airspace. ठीक है, और E के बाद जो है F and G दो एयरस्पेस बचते हैं, they are uncontrolled airspace. They are the uncontrolled airspace. और F और G जो है ये यहाँ पे VFR के लिए कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। एयरस्पेस इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे VFR के लिए और IFR के लिए दोनों के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए ATC से। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड और नो क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे पायलट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी सपरेशन करना है, ठीक है। बट अगर IFR VFR के लिए टोटली पायलट रिस्पॉन्सिबल है जो भी सपरेशन, ठीक है। IFR के लिए बस इतना जरूरी हो जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, मतलब IFR से जो भी IFR फ्लाइंग कर रहे हैं उनसे ये रिक्वायरमेंट होती है कि तुम परमिशन नहीं चाहिए बट फिर भी खुद से रिपोर्ट करो, राइट। रिपोर्ट योर पोजीशन, रिपोर्ट योर इंटेंशन, रिपोर्ट जो भी तुम्हारा नेक्स्ट इंटेंशन है उसको रिपोर्ट करो। किसको? ATC को, खुद से। बट कोई जरूरी नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट अ कंपल्सरी। एक तरीके से इसको हम एडवाइसरी के तरीके बोल सकते हैं, राइट। एक एडवाइसरी, यहाँ पे एडवाइसरी अवेलेबल रहेगा। एफ में क्या रहेगा? जो भी अगर जो तुम्हें कोई भी ऐसा लगता है कि वहां पे तो कोई चीजें तुम्हें फॉलो करना है, राइट, यू नीड टू फॉलो सम रूट, यू नीड टू फॉलो सम प्रोसीजर्स जो उस एयरपोर्ट पे फॉलो करना है, तो ATC क्या करती है? एडवाइसरी रिलीज करती है वहां पे, एडवाइसरी सर्विस, ठीक है। तो वो तुम्हें एक एडवाइसरी मैसेज दे दिया जाएगा, उसको फॉलो करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, बट यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि यस यू गाइस विल फॉलो, ठीक है। दूसरा जो है G एयर स्पेस है। G एयर स्पेस में कोई भी एडवाइसरी, कोई भी कमांड ऐसा नहीं दिया जाता है वहां पे, मतलब एक तरीके से अनकंट्रोल्ड, फुल्ली अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस हम बोल सकते हैं। यहाँ पे IFR VFR दोनों के लिए हमें क्लियरेंस नहीं चाहिए। टोटली पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी IFR और VFR में फ्लाई करना, सेपरेशन मेंटेन करना, हर चीज करना, राइट। इट इज दी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पायलट। और जनरली ये लो लेवल अल्टीट्यूड पे आते हैं। लो लेवल अल्टीट्यूड में आया था कितना एयर स्पेस? इट इज अराउंड 1200 फीट अबव ग्राउंड लेवल। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिवाइस की है कि G ग्राउंड से लेके 1200 फीट तक के जितने को उस जनरली इसी के अंदर आते हैं, बट इट कैन वेरी हर एरोड्रोम टू एरोड्रोम और एयर स्पेस एंड अप्रॉक्स वैल्यू कि ये ग्राउंड लेवल से 1200 फीट, ठीक है। और भी हमने एयर स्पेस देखे थे जनरली, स्पेशल टाइप ऑफ एयर स्पेस जिसे बोल रहे थे, स्पेशली यूज एयर स्पेस, जिसके अंदर प्रोहिबिटेड एयर स्पेस आता है, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस आता है, और वार्निंग एयर स्पेस आता है, वार्निंग एरिया आता है। प्रोहिबिटेड एरिया और वार्निंग एरिया, और उसके बाद एक और एरिया था जिसे ऑपरेशन एरिया, राइट। प्रोहिबिटेड एरिया में प्रोहिबिटेड एरिया एक ऐसी एरिया है जिसे भी नहीं जा सकते, यू आर टोटली प्रोहिबिटेड, ठीक है। ATC के क्लियरेंस, ATC तो पहली बार क्लियर ही नहीं करेगी, और बिना ATC के क्लियरेंस वहां पे जाना ही नहीं है, राइट। टोटली प्रोहिबिटेड। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, राइट। रिस्ट्रिक्टेड में हो सकता है कि ATC कैन प्रोवाइड यू परमिशन बट अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद एक और आता है जो मैं अभी बताऊंगा, डिटेल में और बताऊंगा, डेंजर एरिया, जिसे हम वार्निंग एरिया, हमने प्रीवियस लेक्चर में वार्निंग एरिया लिखा था, राइट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको वार्निंग एरिया बोला था, तो उसको हम डेंजर एरिया भी बोलते हैं। डेंजर, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ डेंजर एरिया? डेंजर एरिया मींस ऐसा एरिया जहां पे इट इज वेरी हैजार्डस, इट कैन बी वेरी हैजार्ड इफ यू एंटर दिस एरिया, तो तुम्हारे लिए हैजार्डस हो सकता है। वहां पे कोई न्यूक्लियर एक्शन रिएक्शन किया जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो जो हमारे लिए या फिर वो पैसेंजर या फिर एयरक्राफ्ट के लिए डेंजर हो सकता है।
तो इस एरिया में यू कैन फ्लाई, ऐसा नहीं है कि नहीं फ्लाई कर सकते हैं। देखो, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया और डेंजर एरिया है, ये हो सकता है कि फुल टाइम डेंजर एरिया हो, इट कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। इट कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम, 24 आवर्स के लिए हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है 1-2 घंटे घंटे के लिए रिस्ट्रिक्शन हटाया जा रहा हो। या फिर डेंजर एरिया भी ऐसा हो सकता है कि वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा हो, या फिर न्यूक्लियर ऑपरेशन हो रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा रिएक्शन किया जा रहा है जो टाइम पीरियड के लिए है। जैसे वो टाइम पीरियड हट है तो क्या होगा कि वो डेंजर और रिस्ट्रिक्ट के लिए हट जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये हो सकता है फुल टाइम हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज दी बेसिक टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट क्या होता है। एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट और में डिफरेंस क्या है, तो लिख लेंगे हम छोटा सा एक टेबल बना के। इसके लिए पैराग्राफ लिखाने जाऊंगा तो इट विल बी, तो हम लोग एक पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, विल मेक अ टेबल, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे ताकि डिफरेंस क्लियर एंड अच्छे से हो जाए। तो पहले में डालेंगे एरोड्रोम और दूसरे में एयरपोर्ट। ठीक है, इन एरोड्रोम बेसिक सा लिखेंगे। इफ वी डिफाइन एरोड्रोम, तो एरोड्रोम कैसा है, कौन सी एरिया है, तो एनी डिफाइंड एरिया ऑफ लैंड और वाटर, कोई भी एक एरिया, उसको हम एरोड्रोम बोलेंगे। एनी डिफाइंड एरिया ऑफ, इट कैन बी आइदर ऑन लैंड और वाटर, वाटर के ऊपर जो हेली कैरियर्स या फिर वो जो मिलिट्री डिफेंस के कैरियर्स रहते हैं जहाँ पे हम हमारे फाइटर जेट्स को लैंड करते हैं, उन सबको भी हम एरोड्रोम बोल सकते हैं। राइट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए एरोड्रोम। तो ऑन लैंड और वाटर। ठीक है, इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, लैंड और वाटर एरिया पे वो सारी चीज इंक्लूड हो जाएंगी उसके अंदर। बिल्डिंग्स है, इंस्टॉलेशंस किया गया है, कोई स्पेशल से, एक बेस्ट एग्जांपल है, हमने इंस्टॉल किया है आईएलएस का लोकलाइजर, राइट, उसका ट्रांसमीटर हमने इंस्टॉल किया, या फिर ऐसा कोई एडिशनल फीचर हमने इंस्टॉल, इंस्टॉलेशंस विल बी पार्ट ऑफ एरोड्रोम। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एनी डिफाइंड एरिया ऑफ लैंड और वाटर, उसके आगे का डेफिनेशन है intended, intended to be used either wholly, wholly, or in part for arrival, departure and surface movement of aircraft। ये बेसिक सा डेफिनेशन है। Intended to be used either wholly or in part for arrival, departure and surface movement, वो सारे surface movement के लिए भी, राइट, पैसेंजर बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, कार्गो और मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स जो हो जाएंगे उन सब के लिए जो एरिया है उसे हम बोलेंगे एरोड्रोम। अब एयरपोर्ट को डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एन एरोड्रोम सर्टिफाइड फॉर, एयरपोर्ट इज ऑल्सो एन एरोड्रोम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एन एरोड्रोम certified for use
by scheduled commercial air transport operations ब्रैकेट में लिखेंगे पैसेंजर्स एंड कार्गो। ठीक है, इन सब के एरिया यूज होगा, उसे हम जनरली बोलते हैं एयरपोर्ट। तो एक कहते हैं कि एरोड्रोम, एन एयरपोर्ट इज ऑल्सो एन एरोड्रोम बट एरोड्रोम इज नॉट एन एयरपोर्ट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस वाज द पॉइंट नंबर 1 जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे स्कोप। स्कोप कितना है, सो हम लिखेंगे स्कोप इज ब्रॉड, फॉर एरोड्रोम इट इज ब्रॉड। कॉमा के बाद लिखेंगे इंक्लूड्स एनी लोकेशन where aircraft can operate, राइट। वो सारे लोकेशंस जहां पे एक एयरक्राफ्ट को मूव किया जा सकता है, वो सारे एरियाज इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर स्कोप इज वेरी नैरो, इसका स्कोप इज वेरी नैरो, और इसमें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे a specific type of aerodrome। राइट, हम सारे एरोड्रोम को एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, राइट। जहां पे कौन से ऑपरेशन होंगे तो मैं अभी बताता हूँ, राइट। कुछ एरोड्रोम्स को हम एयरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, कौन से को, तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए लिखेंगे फैसिलिटीज। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फैसिलिटीज, विल राइट डाउन द फैसिलिटीज। तो इसमें लिखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, राइट, फुलफिल होना चाहिए, उसे हम एरोड्रोम बोल देंगे। उसी में कॉमा के बाद लिखेंगे मे बी जस्ट, इट मे बी जस्ट, इट मे बी जस्ट अ रनवे। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी क्या, इट कैन बी जस्ट अ रनवे और लैंडिंग स्ट्रिप। अगर कोई जगह पे रनवे और लैंडिंग स्ट्रिप है तो उसे हम एरोड्रोम बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे अ सिंपल ग्रास स्ट्रिप और हेलीपोर्ट और सीवेज। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ऐसे हमने छोटा सा कोई ऐसा जगह बना रखा है, तो वो सारे जगह को भी हम एरोड्रोम बोल सकते हैं। मतलब वहां पे एक लैंडिंग स्ट्रिप होना चाहिए, बस रनवे हो, एक छोटा सा रनवे अवेलेबल है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ना हैंगर चाहिए, ना कोई एटीसी सर्विस चाहिए, कुछ नहीं। अगर वहां पे सिर्फ एक रनवे अवेलेबल है, रनवे स्ट्रिप, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए एरोड्रोम। बट रनवे अवेलेबल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है रनवे। और हम एयरपोर्ट के लिए लिखेंगे तो फैसिलिटीज में लिखेंगे मस्ट मीट हायर स्टैंडर्ड्स सेफ्टी कॉमा सिक्योरिटी, सेफ्टी कॉमा
फायर फाइटिंग, कॉमा LIGHTING लाइटिंग, कॉमा नेविगेशन, नेविगेशन एड्स जैसे कि VOR, ILS, DME, ये सब चीजें, एंड पैसेंजर हैंडलिंग। राइट, ये सब रिक्वायरमेंट्स मस्ट मीट हायर स्टैंडर्ड्स, ये सब कंपलसरी है। अगर ये सब चीजें वहां पे है तभी इट विल बी कॉल्ड एज ए एयरपोर्ट। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। यूसेज में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूसेज। So usage for aerodrome is generally in general aviation. Comma private flights, comma military bases, comma flight training, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह रहते हैं वो सब इस आते हैं एरोड्रोम के अंदर। फ्लाइट ट्रेनिंग, कॉमा एरियल वर्क, एंड कमर्शियल ऑपरेशन। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक यूसेज ऑफ एरोड्रोम। जनरल एविएशन में होते हैं, प्राइवेट फ्लाइट्स के लिए मिलिट्री बेसिस भी हो सकते हैं, फ्लाइट वर्क, एरियल वर्क जैसे कि फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, फोटोग्राफी हो गया, सर्वे हो गया, सर्वेस वगैरह करते हैं। राइट, गवर्नमेंट एजेंसी सर्वे वगैरह करती है पूरे एरिया का, तो ये सब एरियल वर्क के अंदर आ जाता है। इसके अंदर लिखेंगे एयरपोर्ट के अंदर यूसेज। सो प्राइमरीली यूज्ड फॉर airline operation, ब्रैकेट में शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। ठीक है, जनरली एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के लिए किया जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोड्रोम, तो इसमें हम लिखेंगे रिमोट क्रॉप डस्टिंग स्ट्रिप, क्रॉप डस्टिंग स्ट्रिप। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। क्रॉप डस्टिंग के लिए जनरली यूज करते हैं। और दूसरा, अ स्मॉल प्राइवेट ग्रास लैंडिंग फील्ड, प्राइवेट ग्रास लैंडिंग फील्ड। ठीक है, रिपोर्ट, कॉमा मिलिट्री एयरबेस, इसके एग्जांपल में लिखेंगे लंदन हीथ्रो। यहाँ पे ये लोग ने एग्जांपल लिया एयरपोर्ट, हम विल नॉट गो इन लंदन। ठीक है, हम सिंपल लिख देंगे हमारा दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट,
बैंगलोर एयरपोर्ट, राइट। ये सारे एयरपोर्ट जो हैं, कोचीन एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट जनरली एयरपोर्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्लासिफिकेशन होता है जनरली। ये जो देखो एरोड्रोम में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, बट इफ यू क्लासिफाई दिस एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट में भी डोमेस्टिक हो जाएगा और एक हो जाएगा इंटरनेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बता दूं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं तो ध्यान देना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसमिशन में तो क्वेश्चंस होगा और इंटरनेशनल फ्लाइट होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जनरली देखो क्वेश्चन दुबई से आते हैं। अभी तक तो क्वेश्चंस में दुबई और बांग्लादेश, राइट, दो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, दो जगह से हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई और बांग्लादेश के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, राइट। फ्यूचर का कुछ पता नहीं, फ्यूचर में कहीं से भी पूछ सकते हैं। बट ये जो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट रहते हैं ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लैंड करते हैं, याद रखना। ठीक है, और इंटरनेशनल बोलते हैं हम जनरली, दो चीजें होती है कोई भी एयरपोर्ट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कंपलसरी है, राइट, इट इज मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं मैंडेटरी लिखेंगे, मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू हैव फायर फाइटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये रहना बहुत जरूरी है, इसका एफएफएस हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इट इज फायर फाइटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में देखो बहुत बहुत बार ऐसा होगा कि वो लोग ऐसा देंगे, एक सिचुएशन देंगे कि फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल। ठीक है, फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल। एटीसी तुम्हें ऐसा बोल देगा, तुम अप्रोच पाथ पे हो, तुम लैंड करने जा रहे हो, बट अचानक से एटीसी बोलता है कि हो सकता फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल का मतलब हो सकता है कि पानी का जो टैंकर है वो खाली हो गया, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी रीजन। लोग कभी भी देखे होंगे कि एयरपोर्ट के बगल में एक फायर, वो क्या बोलते हैं उसे, हम फायर ब्रिगेड बोलते हैं ना। यस, फायर ब्रिगेड बोलते हैं। वो गाड़ियां खड़ी रहती हैं हमेशा एयरपोर्ट के एंडिंग में, साइड में कहीं तो खड़ी रहेंगी, एरोड्रोम के ऊपर ही रहेंगी। वो जनरली इसलिए रहती हैं कहीं गलती से आग लग जाए तो फटाक से पहुंच जाए वो लोग। ठीक है, तो ये अगर वो लोग ऐसा एटीसी कहता है कि फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल, तो ये टोटली किसका डिसीजन हो जाता है, पायलट का डिसीजन होता है कि उस एयरपोर्ट पे लैंड करना है कि नहीं लैंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं लैंड करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं लैंड करेंगे उस एयरपोर्ट पे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, दिस इज ओनली फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी ये पायलट का डिसीजन होता है कि हमें लैंड करना है कि नहीं लैंड करना है। वर्ल्ड में ये पायलट का डिसीजन होता है कि हमें लैंड के नहीं लैंड करना है। अब कहाँ लैंड करेंगे, अगर जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि हमें नहीं है, तो हम कहाँ लैंड करेंगे, तो हम सीधे क्या करेंगे, अल्टरनेट की तरफ जाएंगे। विल गो टुवर्ड्स दी अल्टरनेट एरोड्रोम या फिर अल्टरनेट एयरपोर्ट, जो भी दिया है हमारे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन रहेगा कि तुम्हारा अल्टरनेट एयरपोर्ट क्या है। ठीक है, तो जनरली अगर जो इट इज एन इंटरनेशनल फ्लाइट, ज्यादातर ये दिल्ली में लैंड करते हैं। DIPN, दिस इज एन कोड ऑफ आईआटा कोड्स ऑफ, ठीक है, इकाऊ कोड बोलते हैं इसे, ये मैं लिखाऊंगा तुम लोग को, इकाऊ कोड ऑफ दिल्ली। ठीक है, सो दिल्ली भी अगर जो नहीं लैंड कर रहे हैं तो आस पास का जो भी एरोड्रोम रहेगा, जनरली भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा, अभी देखना पड़ेगा, राइट। आसपास कोई दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहां पे हम लैंड करते हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमेशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही उतारना है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट को, ये चीज हमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है।
बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन देंगे, और सिचुएशन ऐसा होगा कि वो लोग बोलेंगे कि कुछ भी रीजन हो सकता है, तुम्हारा रनवे अनसर्विसेबल है, लैंडिंग लाइट्स अनसर्विसेबल है, या फिर एक और सिचुएशन होता है जिसमें मतलब हम लोग ने ब्रेकिंग एक्शन पढ़ा था, राइट, ब्रेकिंग एक्शन, रनवे का ब्रेकिंग एक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रेकिंग एक्शन बोल रहा है कि पुअर है, उस रनवे पे ब्रेकिंग एक्शन सब कुछ सही है बट ब्रेकिंग एक्शन पुअर है, तो उस सिचुएशन में भी, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन में हम सीधे अल्टरनेट की तरफ जाएंगे, और अल्टरनेट में इंटरनेशनल को हम इंटरनेशनल पे ही, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरनेशनल पे ये सारी चीजें हमने जो एयरपोर्ट पे डिस्कस किया ना, इसमें एरोड्रोम में फैसिलिटीज में ये सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, राइट, फायर फाइटिंग सर्विसेज, लाइटनिंग, नेविगेशन एड्स, पैसेंजर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पैसेंजर हैंडलिंग और सर्विसेज इंटरनेशनल फ्लाइट्स के केस में, ठीक है, तो भी चलेगा, बट ये दो चीजें रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, फायर फाइटिंग सर्विसेज और पैसेंजर हैंडलिंग, कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगे उनको ये दो चीजें कंपलसरी हो जाती हैं, दिस टू आर मैंडेटरी, ये जो दो चीजें नहीं है तो हम उस एयरपोर्ट पे भी नहीं लैंड करेंगे, सीधे अल्टरनेट की तरफ जाएंगे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाक से। आई थिंक वी आर क्लियर विद द एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट, जो बेसिक सा डिफरेंस है, हर एरोड्रोम इज नॉट एन एयरपोर्ट, बट हर एयरपोर्ट इज एन एरोड्रोम, एवरी एयरपोर्ट इज एन एरोड्रोम, ऐसा बोल सकते हो, बट नॉट एवरी एरोड्रोम इज एन एयरपोर्ट बिकॉज फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज दी एयर ट्रैफिक सर्विसेज। अब ये हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा थोड़ा वाइंड अप हो रहा है, अब हम लोग धीमे धीमे करके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला है जो हमारे पास एयर ट्रैफिक सर्विसेज, एयर ट्रैफिक सर्विसेज। सो कितने टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है कोई भी एक एरोड्रोम या फिर एयरपोर्ट के ऊपर, राइट। तो जनरली यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। पहला है, लिखते जाओ, इसके बारे में डिटेल में हम लोग और लिखेंगे बट लिख लो, एटीसी, फर्स्ट सर्विस इज एटीसी, इसका फुल फॉर्म है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस। दूसरा है फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, इसे बोलते हैं एफआईएस। फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस। तीसरा है अलर्टिंग सर्विस। और फोर्थ वन इज एडवाइजरी सर्विस। These are the 4 different types of services available on और एरोड्रोम, ठीक है, चारों के फंक्शन अलग अलग है, हो सकता है, देखो एडवाइजरी सर्विस तो हर जगह रहेगा, अलर्टिंग सर्विस भी हर जगह रहेगा, बट दिस एटीसी सर्विस कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। एफआईएस सर्विस भी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो ये चेन वाइज है, राइट, प्रायोरिटी वाइज है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम एटीसी सर्विस को देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, अगर जो प्रायोरिटी वाइज भी देखें तो इस तरीके से वी विल। सो इफ यू गो डीप इनसाइड, चलो अब हम एक एक करके इंडिविजुअल को देखते हैं, राइट, व्हाट इज एटीसी सर्विसेज इन फ्लाइट सर्विसेज जनरली। पहला जो है एटीसी, तो इसके बारे में लिखेंगे द प्राइमरी एंड मोस्ट रिगरस सर्विस, ये क्या है,
It is the primary and rigorous. Rigorous service, कॉमा के बाद कंटिन्यू करेंगे, aimed at preventing collision and expediting, expediting, expediting means speeding, इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है स्पीड अप, ठीक है, एक्सपीडिएटिंग ट्रैफिक, ठीक है, इसका एक बेसिक सा फंक्शन है, प्राइमरी एंड रिग्रेस सर्विस है, एम्ड फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन एंड एक्सपीडिएटिंग ट्रैफिक, ठीक है। So if we talk about the collision, right, main objectives हमने क्या देखा, it has 3 main objectives. तो पहला prevent collision, तो किसके किसके बीच में collision, so if we talk about preventing collision, तो collision prevention between aircrafts, एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट के बीच में, और between aircraft and obstacles, aircraft and obstacles, कोई भी obstacle हो सकता है, it can be a moving object obstacle और stable obstacle, कुछ भी हो, ठीक है। कहाँ पे, तो मैंने रनवे और टैक्सीवे कहीं पे भी, ठीक है, इसका काम है जनरली में रनवे पे सारे ऑब्स्टेकल्स को प्रिवेंट करना, एंड दिस आर द 3, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव है, देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव रखते हो, पहला है प्रिवेंट कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट क्राफ्ट्स एंड between the aircraft and the obstacles, obstacle can be moving और स्टेबल में बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएंगी, मूविंग में कोई कार गाड़ी कुछ भी मूव हो रही है, बस सर्विसेज जो रहती है चलती रहती है एयरपोर्ट के ऊपर, एयरडोम के ऊपर, राइट, वो सब चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है। एंड सेकंड फंक्शन इज द एक्सपीडिएटिंग ट्रैफिक। अब कौन प्रोवाइड करता है एटीसी सर्विसेज, सो नेक्स्ट में लिखेंगे, इट इज प्रोवाइडेड बाय, it is provided by air traffic controllers, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ब्रैकेट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ATCOS, राइट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, उसके आगे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इन कंट्रोल टावर एंड रडार सेंटर, कंट्रोल टावर एंड रडार सेंटर, ठीक है। कंट्रोल टावर मींस हमारा एटीसी टावर हो गया, रडार सेंटर्स मींस जहां पे एटीसी टावर नहीं होता है वहां पे रडार सेंटर्स होते हैं, राइट। ये मैं बताऊंगा रडार सेंटर और कंट्रोल टावर क्या होता है जनरली, राइट। ये रडार सेंटर्स जनरली रिमोट लोकेशंस पे लगे रहते हैं, जैसे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो पूरे जंगल में कहीं पे एक छोटा सा टावर बना दिया है हमने, राइट, रेडियो स्टेशन वगैरह जिसे बोलते हैं उसे हम रडार सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। और कंट्रोल टावर्स जनरली हाईली एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, राइट, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गया उन जगह पे। तो अब टाइप्स ऑफ एटीसी सर्विसेज, राइट, टाइप्स ऑफ एटीसी की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ एटीसी है। सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ एटीसी, टाइप्स ऑफ एटीसी मतलब एटीसी भी हमारे पास 4 टाइप ऑफ, कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर 4 टाइप ऑफ एटीसी होगी, ठीक है। तो सब लेंगे एसएमसी, सबसे पहला है हमारे एसएमसी, जिसे हम हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड बोलेंगे, राइट। इसका फुल फॉर्म है सरफेस मूवमेंट कंट्रोल,
राइट। सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, इसका ज्यूरिडिक्शन कितना है, मतलब ये जनरली इसको हम आरटी के क्वेश्चंस में जनरली ग्राउंड बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज ए, लिख लो ताकि फ्यूचर में काम आए। इन आरटी, रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशंस, रिस्ट्रिक्टेड टेलीफोनी, रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशंस में हम इसे बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे GND। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट, जहां पे हम ग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। और इसका जुरिडिक्शन मींस कंट्रोल एरिया कितना होता है, तो लिखेंगे jurisdiction of ground is taxiway, runway and apron till hold short line or एक्टिव रनवे। ठीक है, मतलब वो रनवे का वो एरिया जो इनएक्टिव है पूरा एरिया, और कोई एक्टिव रनवे है तो उस शॉर्ट लाइन के पहले तक, तो उसको हम जनरली बोलते हैं कम्स अंडर दी SMC, ग्राउंड के कंट्रोल पे। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप ऑफ ATC में सेकेंड टाइप जो हमारे पास है, इसको मैं मिटा देता हूँ बिकॉज इट इज कमिंग इन बिटवीन। सो इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास है, विल चेंज द कलर। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज दी टावर, जिसे हम एरोड्रोम कंट्रोल भी बोलते हैं। एरोड्रोम कंट्रोल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टावर, वी कॉल इट एज ए टावर। क्वेश्चन में हम RT लैंग्वेज में इसे हम TWR भी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वी विल राइट एज ए टावर, नॉट फुल टावर। हमारे RT टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में हम जो एब्रीविएशन यूज करेंगे, इकाऊ एब्रीविएशन, जिसमें हम इसको टावर बोलेंगे। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे what is the function of aerodrome control tower, so controls traffic on the runway and in the immediate vicinity of the port। ठीक है, मतलब ये ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी हेल्प होता है, जहां पे अप्रोच नहीं हुआ वहां पे हम इसको कॉल करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टावर इज ऑल्सो नोन एज एरोड्रोम कंट्रोल। एरोड्रोम कंट्रोलर, ठीक है। और इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू क्रॉस होल्ड शॉर्ट लाइन, to cross hold short line aircraft need to take permission from ATC। ठीक, क्या बोल दिया इसने, जैसे हमने क्या देखा, ग्राउंड का कंट्रोल कहाँ तक था, होल्ड शॉर्ट लाइन तक था। अब जैसे ही तुम होल्ड शॉर्ट लाइन के पास पहुंच जाओगे, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी और ATC को भी चेंज करना पड़ेगा।
तो तुम्हें जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली, जो मोस्ट कॉमन है। तो दिल्ली पे जैसे ही तुम दिल्ली पे हो, दिल्ली को हम दिल्ली पापा नवंबर भी बोलते हैं, उसका वीआर कोड है। तो जनरली पहले हम ग्राउंड को कॉल करेंगे फॉर स्टार्टअप के लिए, पुशबैक के लिए, ठीक है, टैक्सी के लिए, हर चीज के लिए जो भी हमारे पास जो भी काम रहेगा हम किसको कॉल करेंगे, ग्राउंड को कॉल करेंगे। और जैसे ही हम होल्ड शॉर्ट पॉइंट टैक्सी करके राइट होल्ड शॉर्ट पॉइंट तक आ गए, उसके बाद हम किसको कॉल करेंगे, टावर। वहां से हम दिल्ली टावर बोलेंगे, इस तरीके से बोलते हैं राइट। वी कॉल दी हाउ वी कॉल द डिफरेंट एटीसीज, दिल्ली ग्राउंड, जो हमारा पर्टिकुलर स्टेशन है उसको उस और रिस्पेक्टिव टावर का नाम लेंगे, जो भी टावर है हमारा। तो जैसे दिल्ली ग्राउंड, दिल्ली टावर, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही तुम होल्ड शॉर्ट पॉइंट के पास आ जाओगे, हम क्या करेंगे, टावर को कॉल करेंगे, ठीक है। और टावर हमें अप्रूव करेगा, उसके बाद हम होल्ड शॉर्ट लाइन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जुरिडिक्शन कितना है, इसका कंट्रोल एरिया कितना है। तो जुरिडिक्शन, JURID, jurisdiction of tower is from ground to CTR। ये हमें चार्ट पे ये वर्ड देखने को मिलेगा राइट, इस वर्ड को रट लो अच्छे से, CTR और CTZ। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल जोन, कंट्रोल जोन, ठीक है। ये हम जब एरोनॉटिकल चार्ट देखेंगे, हाइपोथेटिकल चार्ट, तो वहां पे ये वर्ड जब आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा CTR और CTZ क्या है। उसका फुल फॉर्म जनरली कंट्रोल जोन है। तो ग्राउंड से लेके कंट्रोल जोन तक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा रनवे स्ट्रिप है राइट। तो इस ग्राउंड से लेके एक पर्टिकुलर हाइट होगा, अल्टीट्यूड होगा राइट, जो इस ATC के कंट्रोल में आएगा। ये हमारा ATC है, इसके कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कंट्रोल जोन। दिस जोन इज कॉल्ड एज ए कंट्रोल जोन, ठीक है। तो ग्राउंड से लेके कंट्रोल जोन तक का जुरिडिक्शन हमारे टावर का है। अब इसी में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कैसे पता चलता है। सो फर्स्ट डॉटेड, ये मैं तुम्हें चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, अभी लिख लो खाली। फर्स्ट डॉटेड सर्कल ओवर नेवेड, NVED, नेवेड, ठीक है। इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, ब्लू इन कलर, ठीक है। जो नेवेड है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं बना के भी दिखाता हूँ, चार्ट में हम बाद में देखेंगे। जैसे इस तरीके का हमारा नेवेड का सिंबल, ये हमारा सिंबल है VOR का, ठीक है। VOR के सराउंडिंग में ऐसा एक डॉटेड सर्कल रहेगा, इस तरीके का, ठीक है, ऐसा। तो जो फर्स्ट डॉटेड सर्कल है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, टावर, या फिर कंट्रोल जोन, इसको हम जनरली कंट्रोल जोन बोलते हैं। और ये कैसे रिप्रेजेंट किया रहता है, तो ये जो हमें तुम्हें ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, इस ब्लू कलर लाइन पे इस तरीके से 50 और नीचे GL लिखा होगा। तो 50 क्या है, ग्राउंड लेवल से लेके 50 मीन्स इसके पीछे हम और जीरो लगा देंगे राइट, इंटू 100, जनरली ऐसा लिखा रहता है 50 है, तो इंटू हम और एक 100 लगा देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 5000 फीट हो गया राइट। तो ग्राउंड लेवल से लेके 5000 फीट तक का किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। अगर तुम इस लेवल पे हो तो तुम किसको कॉल करोगे, उस पर्टिकुलर एरोड्रोम के टावर को कॉल करोगे हमेशा। तुम इस रीजन में हो राइट, ग्राउंड लेवल से 5000 में हो, तो हमेशा हम किसको कॉल करेंगे, टावर को। दिल्ली टावर, जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, विक्टर टैंगो अल्फा टावर चार्ली, ऑन पोजीशन बताएंगे कि ऑन अप्रोच पाथ राइट, इस तरीके से हम उसको कॉल करेंगे। तो हमारा कौन सा फ्रीक्वेंसी को कॉल करेंगे, टावर के, याद रखना। नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा ATC है दैट इज दी, आई चेंज द कलर। नेक्स्ट जो हमारा ATC है जिसे बोलते हैं अप्रोच, अप्रोच कंट्रोल राइट। और ATC जब ट्रांसमिशन में होते हैं
राइट, इट डिपेंड्स ऑन यू। APP भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर CH, राइट, ये दोनों का यूज किया जा सकता है। राइट, जब हम एब्रीवेशंस लिखेंगे तो APP या दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे, जो फटाक से याद आ जाए, ठीक है। सो अप्रोच का लिखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अप्रोच? सो इट कंट्रोल्स aircraft during the transition between the en route phase and landing or takeoff, often referred to as approach और डिपार्चर, ठीक है। लैंडिंग और टेक ऑफ को हम जनरली अप्रोच और डिपार्चर भी बोलते हैं। तो इसने क्या बोल दिया, जैसे अभी तक मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया था कि हम जैसे ही होल्ड शॉट को क्रॉस करेंगे, रनवे पे एंटर करना चाहते हैं, तो हम टावर को कॉल करेंगे, ठीक है। फिर जब जैसे ही हम रनवे पे एंटर हो गए और हम टेक ऑफ कर गए, ठीक है, टेक ऑफ का क्लियरेंस हमें किससे लेना है? टावर से लेना है। डिपार्चर का क्लियरेंस किससे लेना है? टावर से लेना है। लैंडिंग, और जैसे ही तुम डिपार्ट कर गए, राइट, तो उसके बाद हमें स्विच करना है अप्रोच पे, राइट, दिल्ली अप्रोच एग्जांपल, राइट। ये हमें टेक ऑफ से लेके, मतलब ये हम रनवे से उड़ गए हैं, राइट, हमने यहाँ जो रनवे बनाया था से तुम्हारा एयरक्राफ्ट उड़ चुका है, राइट, एयरक्राफ्ट हैज टेकन ऑफ। अब जैसे ही एक बार ये उड़ गया तो टावर का कंट्रोल खत्म, राइट। अब टावर ने अपना सारा काम कर दिया, से जो एयरक्राफ्ट को गाइड करेगा कौन है? वो अप्रोच, राइट, उस ATC का अप्रोच या फिर एन रूट ATC का, ठीक है। इसके बाद कौन है काम करेगा? दिल्ली अप्रोच। सो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट इन RT it is called as approach, called as approach। इसका jurisdiction कितना है? we'll write down about the jurisdiction। so jurisdiction of approach is CTA। ये हमें चार्ट पे देखने को मिलेगा, राइट, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल एरिया, ठीक है। CTA, ये वर्ड हमें बार बार देखने को मिलेगा चार्ट पे, ठीक है। और कैसे पता चलेगा चार्ट के ऊपर? मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा तुम्हें, एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एनी डॉटेड लाइन above first dotted line, ठीक है, इन ब्लू कलर। हमने क्या देखा था यहाँ पे कि एक डॉटेड लाइन होगी जिसे बोलते हैं हम CTR। ये हमारा CTR हो गया, राइट, कंट्रोल जोन। इसके ऊपर एनी डॉटेड लाइन, याद रखना। जनरली ये वाला जो है, ये मोस्ट ऑफ द केस में सर्कल होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट, 100% नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस। बट ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये वाली सेकेंड लाइन जो है, ब्लू कलर की होगी, बट ये कोई भी शेप की हो सकती है, राइट। और ये फर्स्ट के बाद वाली, ये नंबर 1 और नंबर टू जो है, ये हमें बताता है कि ये पर्टिकुलरली हमारा अप्रोच कंट्रोल है। और इसके ऊपर भी यही लिखा होगा, यहाँ पे 50 तक था,
राइट। तो इसके ऊपर इसके इसके लिखा होगा फॉर एग्जांपल 50 से लेके लेट्स ये 200 तक है। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि ज्यादा मल्टीपल टाइम्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है, 50 से लेके ऊपर वाला, नीचे वाला लोअर एरिया है, ऊपर वाला हायर एरिया, इस तरीके से। तो 50 तक ये टावर के कंट्रोल में था, और उसके ऊपर 50 से लेके इसके अंदर हम 100 करेंगे, तो 100 कितना हो जाता है, ये 20,000 फीट। ठीक है, 20,000 फीट तक किसके कंट्रोल में आता है, अप्रोच के कंट्रोल में। ठीक है, तो जो भी एयरक्राफ्ट 50,000 के ऊपर और 20,000 के 5,000 के ऊपर और 20,000 के नीचे है, और उस पर्टिकुलर VOR के ऊपर है, तो वो किसको कांटेक्ट करेगा, अप्रोच को। ऐसे बोलेगा दिल्ली अप्रोच। ठीक है, इस तरीके से कॉल करेगा। देखो ट्रांसमिशन में वो जो हमारा जो एग्जामिनर है वो ये भी चीज देखता है कि हम कौन से जगह पे कौन से ATC को कॉल कर रहे हैं, राइट ATC को कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चला तुम्हारा फ्लाइट लेवल तुम 20,000 पे हो और तुम कॉल कर रहे हो दिल्ली टावर को, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो मार्क्स काट लेता है। ठीक है, क्योंकि तुमने गलत, ऐसा नहीं है कि दिल्ली टावर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो करेगा, क्योंकि तुमने उसको कॉल किया है। ठीक है, दिल्ली टावर विल रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। तुम कहीं से भी दिल्ली टावर को कॉल करो, अगर जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेक करता है कि तुम राइट ATC को कॉल कर रहे हो कि नहीं, राइट। उस सिचुएशन में तुम पर्टिकुलर राइट ATC को कॉल कर रहे हो कि नहीं, ये एग्जामिनर चेक करता है। तुम 30,000 40,000 पे होके तुम ग्राउंड को कॉल कर लो, वो रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, राइट। बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि टावर खराब हो गया है, कॉल करते हैं, टावर की फ्रीक्वेंसी नहीं चल रही है, हम ग्राउंड को कॉल करते हैं, यस। ये सिचुएशन में है, देयर आर स्पेशल कंडीशंस अंडर व्हिच वी कॉल द ग्राउंड आल्सो। हम लोग इसके ज्यूरिडिक्शन में है, बट हम ग्राउंड को कॉल कर रहे हैं, हम इसको कॉल कर रहे हैं, राइट। दे विल रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें को कॉल करना है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट लिख लो, फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास, फोर्थ जो ATC सर्विस है, विल चेंज द कलर टू पिंक। ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज द ACC, जिसे बोलते हैं एरिया कंट्रोल सेंटर, CENTER, ACC, राइट, एरिया कंट्रोल सेंटर। ये इनके ऊपर आता है, वो एरिया जो जनरली इन जो हमारा अप्रोच है उसके ऊपर आता है। देखो हमने क्या देखा, अप्रोच का काम क्या था, टेक ऑफ के बाद इसको क्लियरेंस देना, राइट। एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ तक, यहाँ से, ये मान लो हमारा टैक्सी वे है, टैक्सी वे से यहाँ तक आ रहा है, तो किसका काम है, ग्राउंड का काम है। इस इधर से लेके इस रनवे पे एंटर होने तक का किसका काम है, टावर का काम है। और इस रनवे से टेक ऑफ तक का जो किसका काम है, रनवे से टेक ऑफ के बाद का जो काम है वो किसका काम है, अप्रोच का काम है। और अब एक पर्टिकुलर हाइट आने के बाद जब हम हमारा डेस्टिनेशन क्लियर हो गया और हम B तक जा रहे हैं, तो इसके बीच का जो हमारा कंट्रोल है वो किसका है, तो कंट्रोल का है, राइट। ये चौथी ATC काम हमें आ रही है। तो टोटल हमारे पास 4 ATC, ATC 1 2 3 और 4, ये चारों ATC अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग क्लियरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहला जो ATC हमारे पास है एरिया कंट्रोल सेंटर, लेट्स राइट डाउन फोर्थ ATC, दिस इज द मोस्ट पावरफुल ATC, ऐसा बोल सकते हो। कंट्रोल्स एंड रूट ट्रैफिक, इसका काम क्या है, कंट्रोल्स एंड रूट। ठीक है, कंट्रोल्स एंड रूट ट्रैफिक। Give me 1 second.
I'm sharing the screen. ATS chart route. Hypothetical chart. Okay. So कैसे शेयर होगा यहाँ से? Share your screen. One app. Yeah. Is this visible? Say yes. Say yes. Hello. Hello, hello, hello. Mic check. Hello. Are you guys there? Am I audible?